हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंकिता हेयर। आज की क्लास में जो रियलिज्म का पार्ट 2 था वो हम कवर करेंगे। क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है क्योंकि यार तबीयत खराब हो गई थी, कोई बात नहीं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे रियलिज्म से। रियलिज्म का जो पार्ट 2 है, क्लासिकल रियलिज्म जो था, जिसे हम मतलब उसके साथ में कई राइटर मॉडर्न रियलिज्म या रियलिज्म जिसे कह देते हैं, वो हम कवर पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। इस क्लास में मैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, नियो रियलिज्म, जो नियो क्लासिकल रियलिज्म जो अभी कॉन्टेम्परेरी रियलिज्म है वो कवर करेंगे, ठीक है। और किसके लिए रेलेवेंट है? हमारे यूजीसी नेट के लिए भी रेलेवेंट है ये। एंड उसके बाद जो यूपीएससी पीएसआईआर उसमें थियरीज का वो जो टॉपिक है वहां भी रेलेवेंट है। और अगर आप एमए या ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ जो क्लासिकल रियलिज्म, जो कि क्लासिकल रियलिज्म में भी मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग राइटर अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए कि हाँ ये था। पहले रियलिज्म से आप समझो, रियलिज्म यानी यथार्थवाद, जो कि रियलिज्म कहता है कि जो रियल में है वही हम एक्सेप्ट करेंगे, जो हमें सामने दिख रहा है वो हम मानेंगे। ये नहीं है कि हम कुछ भी मतलब इमेजिनरी चलते रहे, आइडियलिस्टिक बने रहे। जो पावर पॉलिटिक्स है रियल में जो हमारे सामने है उसे हम कंसीडर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। रियलिज्म वो कहता है। अब रियलिज्म की 3 टाइप है। सबसे पहले क्लासिकल, देन स्ट्रक्चरल, देन नियो रियलिज्म। अलग अलग राइटर ने अलग अलग क्लासिफाई किया, आप अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे कई बार आप देखेंगे जो क्लासिकल रियलिज्म है उसे थ्यूसिडाइड, मैकियावेली, रूसो उन सब तक ही समेट के रख दिया गया है। या फिर जो हमारे अरस्तु, सॉरी, कौटिल्य थे, उन तक समेट के रख दिया गया है। मोरगेंथो, उसे भी क्लासिकल रियलिज्म में ले लेते हैं। बट काफी लोग मोरगेंथो को मॉडर्न रियलिज्म बोलते हैं, या फिर रियलिज्म की जो स्ट्रीम है उसे बोलते हैं, ठीक है। बट क्लासिकल रियलिज्म के अंदर वो हम मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है? थ्यूसिडाइड को इंक्लूड किया है, ओके। देन उसके बाद मैकियावेली, स्पेलिंग आप देख लेना। देन उसके बाद हमने कौटिल्य को इंक्लूड किया था, जो इंडियन राइटर थे। उसके बाद मोरगेंथो को। और भी जो मॉडर्न राइटर हो गए जैसे कि कार, E.H. कार, उन्हें हम इंक्लूड कर लेंगे। देन उसके बाद बटरफील्ड, उसके बाद वोल्फर्स, ये सभी हम मतलब 20th सेंचुरी के जो रियलिस्टिक थे ये सब क्लासिकल रियलिज्म में हम मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। जिसे हम रियलिज्म भी या कई राइटर मॉडर्न रियलिज्म बोल देते हैं, वो सब उसमें आता है। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब केनेथ वोल्ड ने अपनी बुक लिखी थी, थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 1879। वहां से स्ट्रक्चरल रियलिज्म किस पे फोकस करता है? स्ट्रक्चर की बात करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरनेशनल जो सिस्टम, अनार्कियल जो सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या मतलब उसके पोलरिटी की बात करता है। देन नियो क्लासिकल जो रियलिज्म है वो कुछ क्लासिकल कुछ नियो फीचर्स हैं उसे ऐड करता है। और नियो क्लासिकल रियलिज्म जो कि कॉन्टेम्परेरी रियलिज्म, जो कि अदर एक्टर्स को भी इंक्लूड करता है, डोमेस्टिक लेवल पे जो पॉलिटिक्स है उसे भी इंक्लूड करता है, ठीक है। वो नियो रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म है। अभी हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म से स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल में हमने थ्यूसिडाइड पढ़ा था। थ्यूसिडाइड ने द पेलोपोनेशियन वार, जो उनकी बुक थी, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो वॉर चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने पहला मतलब अकाउंट दिया था। ओके, मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। उन्होंने उस पे लिखा था, वो मतलब क्लासिकल रियलिस्टिक उन्होंने उस पे लिखा था। देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि जो रियलिस्टिक व्यू है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। उन्होंने ह्यूमन नेचर को बेस बनाया था, ठीक है। वो कहते हैं कि जो रियलिज्म है वो ह्यूमन नेचर से निकल के आया है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है जो कि मतलब स्ट्रगल के अंदर है, पावर को चाहता है, ठीक है। वो उस पे बिलीव करते हैं। देन उसके बाद मैकियावेली प्रिंस के अंदर एडवाइस देते हैं प्रिंस को कि कैसे स्टेट को सिक्योर करना है, सर्वाइवल ही कैसे जरूरी है। देन कौटिल्य भी यही बात करते हैं कि कैसे दोस्तों के साथ ट्रीटी करनी है, कैसे दुश्मनों के साथ। अलग अलग उन्होंने, मोरगेंथो ने अपने 6 प्रिंसिपल दिए थे। ये मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ कि पॉलिटिक्स
कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय मतलब जो लॉज से गवर्न होती है वो रूटेड किस में है, ह्यूमन नेचर के अंदर। उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। 6 लॉज दिए थे जो मॉर्गेनसन ने दिए थे। देन उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म सबसे पहले कब आता है इंटरनेशनल लेवल पे, जब केनेथ वोल्स अपनी बुक लिखते हैं थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंदर, जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो ह्यूमन नेचर की वजह से अनार्किक नहीं है। क्योंकि देखो रियलिस्टिक मानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो अनार्किक है, मतलब कि उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टेट सॉवरन है, बीच में कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करे, इसलिए वो अनार्किक है। तो सॉरी, तो उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम को वो अनार्किक इसलिए मानते हैं कि वो कहते हैं कि इंडिविजुअल नेचर ऐसा है, इंडिविजुअल नेचर से ही निकल के मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अनार्किक सिस्टम आया है। बट जो स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक कहते हैं वो कहते हैं अनार्किक नेचर इंडिविजुअल की वजह से नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का उसकी वजह से सिस्टम अनार्किक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद वॉल्स ने अपने 3 एलिमेंट दिए इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के। ये पॉइंट पहले इसको बता देती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक बिलीव दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एसेंशियली अ स्ट्रगल फॉर पावर। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर है, बट ये रिजल्ट है किस वजह से, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की वजह से, कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की वजह से जो पावर स्ट्रगल है वो चल रहा है, ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं है। जैसे कि क्लासिकल रियलिस्टिक कहते थे कि ये ह्यूमन नेचर के अंदर रूटेड है, बट ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की वजह से ये सिस्टम है, पावर पॉलिटिक्स का सिस्टम है। ठीक है, देन वोल्स 3 एलिमेंट कौन से बताते हैं, ये हमारे नेट में पूछा भी जा चुका है और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 3 एलिमेंट कौन कौन से बताएं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के। पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, वो इंटरनेशनल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज है वो ये बताते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल 2 बताए हैं उन्होंने, एक अनार्किक प्रिंसिपल बताया है, अनार्किक जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, आईआर लेवल पे। दूसरा उन्होंने बताया हिरार्किक जो कि डोमेस्टिक लेवल पे है। ठीक है, कि डोमेस्टिक लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो हिरार्किक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो अनार्किक है। हिरार्किक मतलब कि एक हिरार्की बनी हुई है, अनार्किक मतलब कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे तो एक गवर्नमेंट है जिसके अंडर में इंडिविजुअल है, बट इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट ही सॉवरन है, वहां अनार्किक सिस्टम है, स्टेट से ऊपर कुछ भी नहीं है, स्टेट इंडिविजुअल यूनिट्स है। ठीक है, उनका ये कहना था। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, वो कहते हैं कि अलग सॉरी डिफरेंशिएशन, वो कहते हैं कि हर एक स्टेट मतलब अलग अलग यूनिट है। ठीक है, और जहां पर वो मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी भी स्टेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पे उनका ये इतना मेन प्रिंसिपल नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल जो बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, ये उन्होंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि स्टेट अपनी जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसे उस रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है स्टेट। ठीक है, कि उसकी कैपेबिलिटीज दूसरे स्टेट के कंपेयर में कितनी है। इसी वजह से जो केनेथ वोल्स का जो रियलिज्म है उसे डिफेंसिव रियलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म के ही मतलब एक स्टैंड्स लगा लो, स्ट्रीम्स लगा लो। ठीक है, उसके अंदर आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी कैसी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी कैसी है स्टेट्स के बीच में, वो उस चीज पे डिपेंड करता है, स्टेट की क्या पोजीशन होगी, क्या मतलब बैलेंस ऑफ पावर होगा, उसे मेन मानते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक according to structural realistic, relative distribution of power in international system is की इंडिपेंडेंट वेरिएबल, की ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि वार कैसे होगा, पीस कैसे होगा, स्टेट्स के बीच में अलायंस पॉलिटिक्स कैसे होगी, बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा, ये सब तभी एक्सप्लेन करता है। उसको रिलेटिव कितनी पावर है दूसरे स्टेट के कंपेयर में, वो पावर डिसाइड करेगी कि क्या मतलब स्टेट वॉर होगा, पीस होगा। ठीक है,
उस बारे में बात करते हैं। देन स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक गिव रैंक ऑर्डरिंग ऑफ स्टेट, वो रैंक देते हैं, रैंक ऑर्डरिंग करते हैं स्टेट्स की। द नंबर ऑफ ग्रेट पावर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, कि कितनी ग्रेट पावर्स हैं वो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है इंटरनेशनल सिस्टम का। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जब मतलब जो वर्ल्ड है उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, तो उस टाइम पे दो पावर थी मेन, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो उन्होंने बाइपोलर वर्ल्ड बताया था, और उनका ऐसा भी मानना था कि बाइपोलर वर्ल्ड एक स्टेबल वर्ल्ड है, ठीक है, वहां पे वॉर नहीं होगा, पावर रिलेटिव पावर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, उन्होंने उसे स्टेबल वर्ल्ड बताया था। देन उसके बाद इस पे दो स्टैंड है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव जो स्टैंड ऑफेंसिव जो रियलिज्म है उनके सबसे मेन राइटर है जॉन मेशिमर, एंड डिफेंसिव के केनेथ वॉल्स, ठीक है। सॉरी, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना खांसी की वजह से। ओके, ऑफेंसिव के अंदर जो जॉन मेशिमर है वो कहते हैं कि स्टेट पावर मैक्सिमाइजर है, सॉरी ये रहा, स्टेट पावर मैक्सिमाइजर है, मतलब स्टेट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तभी मतलब ऑफेंसिव होके वो अपनी मतलब ऑफेंसिव होता है स्टेट हमेशा, ठीक है। ये कहते हैं कि स्टेट अपनी डिफेंस में स्टेटस को बनाने के लिए, मतलब स्टेटस को बना के रखता है, अपनी पावर को मतलब मेंटेन करके रखता है। अगर बाइपोलर वर्ल्ड है तो बाइपोलर ही रहेगा, ठीक है, वहां पे पावर को मेंटेन करके रखेंगे। यहाँ पर जॉन मेशिमर रिविजनिस्टिक पावर की भी बात करते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट स्टेटस को ही बना के रखेगा, टाइम के साथ में वो अपने आप को रिवाइज करेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंटली अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जो यूएसए है उसने चाइना को एक रिविजनिस्टिक पावर बोला है, ठीक है। अब चाइना स्टेटस को मेंटेन नहीं कर रहा, अब वो रिविजनिस्टिक पावर बन रहा है, क्योंकि पास्ट में जो सिल्क रूट थे वो कौन मतलब कंट्रोल करता था, चाइना करता था। तो अब चाइना उस पावर को वापस लेना चाहता है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो चाइना का उसका एग्जाम्पल है, वो उसे उसकी मतलब उस वे से रिवाइज कर रहा है, अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है। देन एग्जाम्पल आप पोलैंड का भी ले सकते हो, जर्मनी का ले सकते हो, जर्मनी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जर्मनी अपनी पावर को फिर से रिवाइज करके बढ़ाता है वर्ल्ड वॉर 2 जब उस टाइम पे होता है, ठीक है। देन उसके बाद केनेथ वॉल्स है वो डिफेंसिव रियलिज्म के अंदर बैलेंसिंग की बात करते हैं, कि बैलेंस बना रहेगा तो मतलब पीस बना रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बग पासिंग की बात होती है। बग पासिंग इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि मतलब स्टेट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, दूसरे के ऊपर वो चीज थोप देता है, ठीक है, मतलब दूसरे के ऊपर वो चीज डाल देता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, नाजी जर्मनी 1930s के 1930s का जो टाइम था, उस टाइम पे नाजीज्म मतलब जर्मनी इमर्ज हो रहा था, ठीक है, एक पावर बनता जा रहा था। उस टाइम पे यूएसए फ्रांस जो मेन पावर थी, सॉरी यूके, ये उस टाइम पे क्या कर रहे थे, मतलब इन्होंने तब स्टेप क्यों नहीं लिया जब वो मैक्सिमाइज कर रहा था अपनी पावर को, ठीक है। स्टेट्स ने क्या किया कि अपनी चीज को हटा के उसे यूएसएसआर पे थोप दिया, ठीक है, और खुद एक अलायंस बना लिया, एक मतलब ट्रीटी साइन कर ली जर्मनी के साथ में कि वो अटैक नहीं करेंगे। ओह, आज तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं कर भी नहीं पा रही, सॉरी। ठीक है, बग पासिंग वो होता है, तो स्टेट बग पासिंग करते हैं, इनका ये मानना है, जॉन मेशिमर है उनका ये मानना है ऑफेंसिव रियलिज्म के अंदर, ठीक है। अगर समझ नहीं आया हो तो मैं इसकी एक पूरी क्लास डालूंगी, ठीक है, रियलिज्म की, आप तब देखना, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म थोड़ा हार्ड है, थोड़ा, इतना ज्यादा भी नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अगर आप 2-3 बार क्लास को देखेंगे समझ आ जाएगा, साथ में आप पढ़िए भी। इसके लिए आप मैं मतलब कंटेंट रेफर करूंगी आपको, एक तो इग्नू का अच्छा मटेरियल है, देन उसके बाद एंड्रयू हेवुड की बुक अच्छी है, उसके बाद स्मिथ नाम से कुछ बुक आती है, क्या नाम है उसका, ओके आई विल टेल यू इन कमेंट, ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगी कौन सी बुक है वो। देन वो बहुत अच्छी बुक है वैसे, अगर आप मतलब हायर लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद नियो क्लासिकल रियलिज्म जो कि कॉन्टेम्परेरी रियलिज्म है, उसकी बात करते हैं। कॉन्टेम्परेरी रियलिज्म, जैसे रियलिज्म डिक्लाइन हो गया, अब ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है, तो रियलिज्म को कोई पूछ नहीं रहा था, तो रियलिज्म के अंदर फिर से चेंज आने स्टार्ट हुए और एक नया स्टैंड आया जो कि नियो क्लासिकल रियलिज्म, जो कि जो गेल्डन रोज है, उन्होंने जो प्रेजेंट कॉन्टेम्परेरी राइटर है उन्हें रेफर किया है, ठीक है। अब नियो क्लासिकल जो रियलिस्टिक है वो क्या वो क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ओनली स्टेट ही एक्टर नहीं है, ओनली स्टेट ही मतलब सब कुछ नहीं है, और भी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका ये कहना था। और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पावर का स्टेट्स के बीच में, ठीक है, देन उसके बाद परसेप्शन ऑफ स्टेट लीडर क्या सोचता है, उसकी मतलब उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके थॉट्स क्या है, ठीक है, वो मैटर करता है। देन स्टेट सोसाइटी का रिलेशनशिप क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये भी रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये सभी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स है, उनकी बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। देन मोटिवेशन क्या है स्टेट्स का, देन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये कैसे इफेक्ट डालती है इंटरनेशनल लेवल पे उसके रिलेशंस को, ये सभी वेरिएबल रोल प्ले करते हैं, उनका ये कहना है नियो क्लासिकल रियलिज्म। इसमें गिडन रोज, देन और भी राइटर है, एक राइटर है जकारिया, ZAKARI, ठीक है, 1998 इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फ्रॉम वेल्थ टू पावर। इसमें उन्होंने इन सभी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की बात की है। वो कहते हैं कि जब तक हम इन वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे, हम अपनी मतलब पूरी स्टडी तो कर ही नहीं रहे, और जो पावर प्ले जो और अलग अलग एक्टर्स हैं उनका तो रोल हम डिस्कस कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी है। देन उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट बुक रह गई आपको बतानी, जैसे जॉन मेशिमर है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, हमारे मैच द कॉलम में आती है, ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। ये इन्होंने लिखी थी शायद 2001 के अंदर, आप एक बार चेक कर लेना, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है। देन थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये तो हम कर ही चुके हैं, एंड मॉर्गेंथो की बुक थी द पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ओके, आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है। आप और मतलब EH कार्किट द 20 ईयर क्राइसिस, जो उन्होंने 19 से 39 तक के बीच में जो क्राइसिस थे उसके बारे में लिखी। वैसे मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, खांसी आ रही है मुझे, कोई बात नहीं, मैं एक क्लास आपको रिवीजन के लिए डाल दूंगी अभी, अगर कुछ समझ ना आए। हम क्रिटिसिज्म कर लेते हैं क्लास के एंड में, ठीक है। अब देखो रियलिज्म ने डोमिनेट किया इंटरनेशनल लेवल पे, कब कब डोमिनेट किया, वर्ल्ड वार्स को एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 2 सब कुछ एक्सप्लेन किया, कोल्ड वॉर को भी एक्सप्लेन कर दिया, बट कोल्ड वॉर एकदम से एंड हो गया बिना लड़ाई के, तो इस चीज को तो ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद न्यू न्यू थ्योरीज इंटरनेशनल लेवल पे आई, तो क्या क्या इसकी क्रिटिसिज्म है, ये कहते हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, पीसफुल जो कोल्ड वॉर मतलब एंड हो गया उस चीज का तो कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं रियलिज्म ने। देन उसके बाद नो अकाउंट ऑफ रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है, जैसे कि रीजनल इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे कि EU बन गया, आशियान बन गया, आशियान तो वैसे पुराना है बट फिर भी उसकी फंक्शनिंग, देन उसके बाद सार्क बन गया, ठीक है, देन अलग अलग अलायंसेज, AU बन गया, अफ्रीकन यूनियन बन गया, देन SCO, ये सब मतलब जो भी रीजनल इंटीग्रेशन हुआ है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो कि UN करता है, या फिर जो US से करता है, वॉर ऑन टेरर, उन सब चीजों के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ इनके बारे में। देन उसके बाद नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रा स्टेट वॉर, कि स्टेट के अंदर जो वॉर हो रहे हैं, कोल्ड वॉर एंड होने के बाद जो साउथ के स्टेट थे, ग्लोबल साउथ के स्टेट थे, या फिर जो सेंट्रल एशियन आप लगा लो, जो या जो USSR से जो भी निकल के आई है स्टेट्स,
उनके अंदर इंट्रास्टेट वॉर होने लगे, ठीक है, सिविलाइजेशन का क्लैश होने लगा, उन सब के बारे में तो रियलिज्म बात ही नहीं करता। कोई भी थ्योरी है उसका काम क्या होता है, जो भी इवेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है उन्हें एक्सप्लेन करे, ठीक है। बट रियलिज्म ने इन चीजों को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, तो वो फेल्ड थ्योरी उसमें उसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। देन उसके बाद राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जो राइज हुए, जैसे कि तालिबान, अलकायदा, जो टेररिस्ट ग्रुप है। देन उसके बाद एनजीओ हुए, ठीक है, या रिजीम, जो इंटरनेशनल रिजीम फॉर्मेशन है वो सब। देन ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, जो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है स्टेट्स की, आपस में डिपेंड कर रहे हैं स्टेट रिसोर्सेज के लिए, प्रोडक्ट सप्लाईज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ठीक है। उन सब की बात भी ग्लोबलाइजेशन नहीं करता, वहां पे स्टेट का रोल अपने आप कम होते जा रहा है। स्टेट्स को मतलब ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस, एमएनसीज ये रोल प्ले कर रही है, तो स्टेट का रोल अपने आप डिक्लाइन होता जा रहा है। जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो कम होती जा रही है। टाइम स्पेस कंप्रेशन जो स्टेटमेंट दी है, ये सारी चीजें तो उन्होंने एक्सप्लेन की ही नहीं, रियलिज्म ने, थ्योरी ने एक्सप्लेन की ही नहीं, ठीक है। तो रियलिज्म की आलोचना इन सब बेसिस पे की जाती है। अभी हम क्लास को एंड करते हैं, बट मैं एक रिवीजन क्लास जिसमें पूरा रियलिज्म मैं एक्सप्लेन करूंगी वो मैं डाल दूंगी मेरे चैनल पे, ठीक है। अगली क्लास उसी पे डालूंगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, मुझे पता है बीच में डिस्टरबेंस बहुत हो गया, कोई बात नहीं। आज के लिए थैंक यू। अगर किसी भी टाइप की कोई इश्यू है जो समझ नहीं आया, आप तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो आपकी प्रॉब्लम जरूर लूंगी, ठीक है। थैंक यू।